डियर स्टूडेंट्स, पिछली प्रेजेंटेशन के कंटिन्यूशन में आज हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर के यूज होने वाले जो अलग अलग आयनाइजेशन मेथड्स हैं उसको देखने जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन मेथड था इसको हमने पिछली प्रेजेंटेशन में देख लिया था। तो आज हम लोग केमिकल इम्पैक्ट और उसके अलावा डिसॉर्प्शन मेथड्स में फैब, मार्डी और सिम्स जो था, ये वाले मेथड्स को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल आयनाइजेशन मेथड जो है इसको देखने जा रहे हैं। केमिकल आयनाइजेशन मेथड जो होता है इसमें प्रेफरेंशियली हम एक रिएजेंट गैस को आयनाइज करते हैं और उस रिएजेंट गैस की हेल्प से हम सैंपल मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर पाते हैं। सो केमिकल आयनाइजेशन जो मेथड होता है इसमें हम सैंपल मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर देते हैं एक आयनाइज रिएजेंट गैस के साथ। आयनाइज रिएजेंट गैस को जो आयनाइजेशन होता है ये वैसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन होता है। कंडीशन बस ये होती है कि जो हम गैस लेते हैं वो लार्ज एक्सेस में लेते हैं और ये जो गैस होती है ये बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड से ये आयनाइज हो जाती है। और ये जो आयनाइज गैस होती है ये डिफरेंट मैकेनिज्म की हेल्प से, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एडक्ट फॉर्मेशन, इन मेथड्स की हेल्प से जो मॉलिक्यूल होता है उसको आयनाइज करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिएजेंट गैसेस के बारे में देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से रिएजेंट गैसेस हम यूज कर सकते हैं और क्या इनका मैकेनिज्म होता है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। सो केमिकल आयनाइजेशन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिएजेंट गैसेस के बारे में जानना पड़ेगा। अभी हम लोग सबसे पहले रिएजेंट गैसेस देखते हैं क्या क्या यूज हो सकती हैं। तो नॉर्मली मीथेन, अमोनिया, आइसोब्यूटेन, मिथेनॉल एक्सेट्रा, ये जो गैसेस हैं इनको हम रिएजेंट गैस की तरह यूज कर सकते हैं। कोई भी अवेलेबल गैस या वोलेटाइल लिक्विड जो होता है उसको रिएजेंट गैस की तरह यूज करा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितना फ्रेगमेंटेशन कराना है। यानी फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग तरीके की रिएजेंट गैसेस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ केसेस देखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मीथेन को एज रिएजेंट गैस देखने जा रहे हैं कि ये कैसे रिएजेंट गैस की तरह एक्ट करता है और कैसे मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करता है। तो जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, इलेक्ट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट से यहाँ पे इसका आयनाइजेशन हो जाएगा और मीथेन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें इसका मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल मिलेगा। अब ये आयन रेडिकल दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उससे एक हाइड्रोजन H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक H+ जो होता है वो CH4 से CH4 पॉजिटिव रेडिकल में चला जाता है और यहाँ पे CH5 कटायन बन जाता है। CH5 कटायन होता है, ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसको बाय प्रोटॉन ट्रांसफर से, जो अभी हम देखेंगे इसके बाद, बाय प्रोटॉन ट्रांसफर से आयनाइज करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो CH5 ये सैंपल मॉलिक्यूल जो था ये CH5 कटायन के साथ रिएक्ट करके इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे CH5 पॉजिटिव से मॉलिक्यूल में। तो जो सैंपल मॉलिक्यूल है ये इस तरह से आयनाइज हो जाएगा। प्रोटॉन का जो ट्रांसफर होता है ये डिपेंड करता है जो भी स्पीशीज हम ले रहे हैं मॉलिक्यूल या जो भी रिएजेंट गैस है उनका प्रोटॉन एफिनिटी पे। तो यहाँ पे एक टर्म यूज करी जाती है प्रोटॉन एफिनिटी, इसके बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। पहले ये प्रोसेस पूरा देख लेते हैं। जो ये CH4 रेडिकल कटायन बना था, जो यहाँ पे ये जो रेडिकल कटायन बना था ये हो सकता है कि एक हाइड्रोजन रेडिकल को लूज करके CH4 कटायन बना ले और CH3 पॉजिटिव कटायन बना ले, और जो ये CH3 पॉजिटिव कटायन है ये CH4 के साथ रिएक्ट करके एक एडक्ट बना ले C2H5 पॉजिटिव। ओके, सो अभी यहाँ पर जो हमने अलग अलग आयंस देखे हैं, दो आयंस जो हैं इनका हम रिएक्शन देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो CH5 पॉजिटिव था ये मॉलिक्यूलर आयन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग M+H का कटायन बन जाएगा। M+H का मतलब है कि यहाँ पर एक H जो था ये माइग्रेट कर गया है CH5 पॉजिटिव से मॉलिक्यूल में, जो सैंपल मॉलिक्यूल है। तो जो मास स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें हमको M+1 की पीक मिलेगी इस मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसमें एक H जुड़ गया होगा। इसी तरह से अगर हम देखें जो दूसरा कटायन था जो एडक्ट बना था C2H5 पॉजिटिव, ये मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दो तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो प्रोटॉन ट्रांसफर है और एक एडक्ट फॉर्मेशन है। जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो जो हमें पीक मिलेगी मास स्पेक्ट्रम में वो
M+1 की पीक मिलेगी, और जब M+C2H5 कटायन फॉर्म होगा यानी एडिक्ट फॉर्मेशन होगा तो हमको M+29 की पीक मिलेगी। ये 29 वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करती है ये जो C2H5 आयन है, इसका जो मास वैल्यू है ये 29 है, इसलिए इतनी वैल्यू मास में जुड़ जाएगी। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि मीथेन कैसे रीजन गैस की तरह एक्ट करेगी और कैसे मॉलिक्यूल को बाय प्रोटॉन ट्रांसफर और बाय एडक्ट फॉर्मेशन जो अलग अलग मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक्स मिलेगी वो कौन सी मिलेगी। अब हम इसमें अमोनिया का केस देख रहे हैं। अमोनिया जो है ये भी रीजन गैस की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट के बाद यहाँ पर ये अमोनिया रेडिकल कटायन बनेगा। अमोनिया रेडिकल कटायन जो होता है दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे NH4 पॉजिटिव कटायन बनाएगा। ये जो NH4 पॉजिटिव कटायन है ये सैंपल मॉलिक्यूल्स को प्रोटॉन का ट्रांसफर करेगा, और यहाँ पे जैसे हमने पैरा देखा था यहाँ पे भी M+1 की हमें पीक मिलेगी मास स्पेक्ट्रम में। इसी तरह से एक दूसरा केस है आइसोब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन जो होती है ये भी रेजन गैस की तरह एक्ट करती है, और इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट के बाद यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल कटायन बनता है। ये प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये टर्शरी ब्यूटाइल कटायन है। तो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट के बाद आइसोब्यूटेन जो होता है ये कॉरस्पॉन्डिंग कटायन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कटायन रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल को लूज करके टर्शरी ब्यूटाइल कटायन को फॉर्म करता है। टर्शरी ब्यूटाइल कटायन जो होता है ये एक प्रोटॉन का ट्रांसफर करेगा M को, और यहाँ पे M+H पॉजिटिव बन जाएगा, और इसी वजह से इसके लिए भी जो पीक मिलेगी हमें मास स्पेक्ट्रम में वो M+1 की पीक मिलेगी। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये टर्शरी ब्यूटाइल कटायन है ये एडक्ट फॉर्मेशन में भी जाएगा, और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक होगी इसके मास के इक्विवेलेंट जो पीक होगी वो M पे जुड़ करके हमको मास स्पेक्ट्रम में मिलेगी। अब जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि जो CI मेथड है, केमिकल आयनाइजेशन मेथड है, इसका यूज कहाँ पर है और क्यों इसको बेसिकली रीजन गैस को कम न्यू डाल करके आयनाइजेशन तो पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन था उसमें भी हो ही रहा था, तो ये रीजन गैस डाल करके आयनाइजेशन करने से क्या फायदा हो रहा है ये हम देखने जा रहे हैं। जो आयनाइजेशन होता है और फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये डिपेंड करता है जो हम रेजन गैस यूज करते हैं। जो रेजन गैस होती है उसका प्रोटॉन एफिनिटी मैटर करता है। प्रोटॉन एफिनिटी ये बिल्कुल सेम होता है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय डेफिनेशन हम लोग को पता है कि ये वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करा जाता है किसी आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम में। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अभी प्रोटॉन एफिनिटी को डिफाइन करते हैं। प्रोटॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जब प्रोटॉन ऐड करा जाएगा किसी स्पीशीज में, जैसे किसी एटम में या आयन में। तो अलग अलग रेजन गैसेस की जो प्रोटॉन एफिनिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और आयनाइज कराने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए होती है। तो जब प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है रेजन गैस से मॉलिक्यूल में, तो ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और ये जो एनर्जी होगी यही यूटिलाइज होगी फ्रेगमेंटेशन में। अब जितना ज्यादा प्रोटॉन एफिनिटी होगी उतना ज्यादा यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होगा और उतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन एफिनिटी पे डिपेंड करेगा फ्रेगमेंटेशन। अगर प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होती है अगर प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होती है यानी कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने के बाद, तो फ्रेगमेंटेशन भी ज्यादा होगा, और अगर एनर्जी रिलीज कम हो रही है तो फ्रेगमेंटेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि से कोई गैस है, रेजन गैस है, उससे ट्रांसफर होता है प्रोटॉन का H+ का, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, H+ का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से कहाँ में, गैस से किसी मॉलिक्यूल में। तो ये ट्रांसफर तो तभी होगा ना जब इसकी प्रोटॉन एफिनिटी जो होगी, ये इसकी जो प्रोटॉन एफिनिटी होगी, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं ब्रैकेट में M कर देता हूं कि जो M की प्रोटॉन एफिनिटी होगी ये ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू गैस की प्रोटॉन एफिनिटी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये मैं इस तरह से लिख पाऊंगा,
ठीक है। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर जो होगा वो तभी होगा जब मॉलिक्यूल की प्रोटॉन एफिनिटी गैस की, जो रिएजेंट गैस हमें मिली है उसकी प्रोटॉन एफिनिटी से ज्यादा होगा, ठीक है। तभी इस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इस केस में कम एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो जो जब एनर्जी जो यहाँ से रिलीज होगी वो कंपनसेट करेगी यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर। ओके, अब इसकी भी कुछ एनर्जी है, इसकी भी कुछ एनर्जी है। जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा, यहाँ पे कम रिलीज हो रही है। तो जितनी ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, यानी कि इसको मैं अगर फर्स्ट वैल्यू बोलूं और इसको मैं अगर सेकंड वैल्यू बोलूं, तो जितना ज्यादा फर्स्ट माइनस सेकंड होगा ये दोनों जो वैल्यू थी, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये मैटर करेगा। ये जो फर्स्ट है ये और सेकंड का जो डिफरेंस है इस पे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न डिपेंड करेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब इसकी जो प्रोटॉन एफिनिटी होगी अगर ये ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू गैस की जो प्रोटॉन एफिनिटी है, तो मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी बची रहेगी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, और वो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी फ्रेगमेंटेशन में। और अगर इन दोनों की एनर्जी लगभग बराबर हुई तो प्रोटॉन जो मॉलिक्यूल होगा प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के बाद इसके पास कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं बचेगी, या हम बोलेंगे कि नहीं कुछ एनर्जी नहीं बच रही है, तो फ्रेगमेंटेशन होगा ही नहीं। कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के बाद मॉलिक्यूल के पास जो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी बची रह जाती है उससे फ्रेगमेंटेशन होगा। तो अगर नहीं बचेगी प्रोटॉन एफिनिटी या एनर्जी जो है, अगर नहीं बचेगी तो फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होगा, और अगर एनर्जी बची रह जाएगी तो फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ दे रखा है, प्रोटॉन एफिनिटी डिफरेंस होता है जो सैंपल और रिएजेंट गैस में, इस पे डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन, कि कितना फ्रेगमेंटेशन होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन एफिनिटी डिफरेंस पे। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगा ड्यूरिंग एनाइजेशन, और ये जो एक्सेस एनर्जी बचेगी इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा इसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर जो रिएजेंट गैस है और जो सैंपल मॉलिक्यूल है इनकी प्रोटॉन एफिनिटी सिमिलर होगी, तो रिएजेंट गैस और मॉलिक्यूल की प्रोटॉन एफिनिटी लगभग एक जैसी होगी, तो फ्रेगमेंटेशन कम होगा, और जिस वजह से मॉलिक्यूल जो होगा वो एनालाइजर में बिना फ्रेगमेंट हुए, या आयनाइजेशन चैम्बर और एनालाइजर दोनों में ही बिना टूटे डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और जिसकी वजह से मास स्पेक्ट्रम में इसकी बिल्कुल क्लियर पीक मिलेगी हमको। तो ये हम एडवांटेज देख रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो चाहिए तो हमको रिएजेंट गैस कैसी ऑप्ट करनी चाहिए जिसकी प्रोटॉन एफिनिटी मॉलिक्यूल के लगभग बराबर ही है। इसी तरीके से अगर हम देखें प्रोटॉन एफिनिटी को, अगर रिएजेंट गैस की प्रोटॉन एफिनिटी कम होती है, सॉरी यहाँ पर इसको हमें स्मॉलर लिखना होगा, तो अगर रिएजेंट गैस की जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो मॉलिक्यूल से क्या होगी? कम होगी, तो मॉलिक्यूल के पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी बची रह जाएगी, और ये जो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी होगी, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर रिएजेंट गैस की जो प्रोटॉन एफिनिटी है ये मॉलिक्यूल से कम होगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर स्मॉलर होना चाहिए ग्रेटर की जगह। तो रिएजेंट गैस की अगर प्रोटॉन एफिनिटी मॉलिक्यूल से कम होगी तो एक्सेस ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल के पास बनी रहेगी, जिसकी वजह से उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, या फ्रेगमेंटेशन एक्सटेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल है, रिएजेंट गैस और मॉलिक्यूल की प्रोटॉन एफिनिटी अगर लगभग बराबर होगी तो फ्रेगमेंटेशन कम होगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक हमें क्लियरली मिलेगी। और अगर रिएजेंट गैस और मॉलिक्यूल की जो प्रोटॉन एफिनिटी है इनमें डिफरेंस रहेगा तो हम फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होगा, डॉटर आयंस की अबंडेंस ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूलर आयन पीक जो होती है उसकी हाइट कम होगी, या हो सकता है वो दिखे ही ना। तो हम यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में हम अलग अलग रिएजेंट गैसेस के देख रहे हैं, उनकी प्रोटॉन एफिनिटी वैल्यूज देख रहे हैं, कौन सा आयन रिएजेंट आयन बनता है और क्या मैकेनिज्म होता है यहाँ पे वो भी देख रहे हैं, और क्या कैरेक्टरिस्टिक रही होगी अगर हम पर्टिकुलर रिएजेंट गैस को यूज करते हैं। जैसे हम H2 का केस देखते हैं। सबसे पहले H2 की प्रोटॉन एफिनिटी है 101 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे रिएजेंट आयन जो होता है ये होता है H3 पॉजिटिव।
और जो एनालाइट आयन यहाँ पे बन रहा है, यानी जो मैकेनिज्म है वो प्रोटॉन ट्रांसफर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एनर्जी कम है तो फ्रेगमेंटेशन ज्यादा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखा है जैसे कि सिग्निफिकेंट फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब ठीक ठाक फ्रेगमेंटेशन होगा। अगर हम CH4 गैस लेते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन एफिनिटी बढ़ गई है, और तो जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि CH5 पॉजिटिव कटायन भी बनेगा और C2H5 कटायन भी बनेगा। कैसे बनेगा अभी हमने ऊपर रिएक्शंस में देखा था। तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और एडक्ट फॉर्मेशन भी होगा। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई है तो फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अमोनिया के केस देख रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन एफिनिटी आप देख रहे हैं 204 और ज्यादा हो गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं NH4 पॉजिटिव रेजेंट आयन है और प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है और एडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हम और ज्यादा सेलेक्टिव आयनाइजेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन कम होगा, एडक्ट फॉर्मेशन भी होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आइसोब्यूटेन का केस देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं H2 और CH4 के कंपैरिजन में जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो ज्यादा है। रेजेंट आयन हमने इसका पढ़ा था अभी पहले, CH3C पॉजिटिव आइसोब्यूटाइल कटायन जो था, एडक्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे और प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। दोनों देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है यहाँ पर इन कंपैरिजन टू मीथेन। तो मीथेन में फ्रेगमेंटेशन जो होगा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, अगर हम आइसोब्यूटेन लेंगे तो फ्रेगमेंटेशन कम होगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को, अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें यहाँ पर CH4 का और अमोनिया का, तो CH4 की जो प्रोटॉन एफिनिटी होती है ये कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अमोनिया की, जिसकी वैल्यू 204 है। सो मीथेन के केस में क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन एफिनिटी कम है, तो इन कंपैरिजन टू अमोनिया अगर हम सेम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, सैंपल अगर हमारा सेम है, तो सैंपल का फ्रेगमेंटेशन मीथेन के केस में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो जो मोलिकुलर आयन पीक है उसकी अबंडेंस अमोनिया के केस में जो होगी वो हाई हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और मीथेन के केस में जो मोलिकुलर आयन पीक की अबंडेंस होगी वो लो हो जाएगी, हाइट जो होगी उसकी वो कम होगी। और क्योंकि यहाँ फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो रहा है तो कंपैरेटिवली जो डॉटर आयंस होगी उनकी अबंडेंस ज्यादा होगी। और अमोनिया के केस में जो डॉटर आयंस हैं, क्योंकि आयनाइजेशन कम, फ्रेगमेंटेशन कम हो रहा होगा, तो इस केस में रिलेटिवली जो डॉटर आयंस हैं उनकी अबंडेंस कम होगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, केमिकल आयनाइजेशन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अलग अलग रेजिन गैस को चूज करके हम फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल करेंगे, और अगर हमें मोलिकुलर आयन पीक नहीं मिलती है किसी के साथ, तो ज्यादा प्रोटॉन एफिनिटी वाली गैस लेकर के हम जो मोलिकुलर आयन पीक है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करना है तो हमें मोलिकुलर आयन पीक चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें ज्यादा प्रोटॉन एफिनिटी वाली गैस जैसे कि आइसोब्यूटेन को लेना चाहिए। और अगर हमें फ्रेगमेंटेशन पैटर्न पता करना है जिससे कि हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता लगा सकें, तो उसके लिए हमें रेजन गैसेस जैसे कि आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, इनको लेना चाहिए। जो रेजन गैसेस होती हैं हो सकता है कि वो हमें फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करें। जैसे कि NO जो होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक पीक्स हमें मिलती है M-1, M+30-2, M-17 पीक्स मिलती हैं। ये स्पेसिफिकली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए मिलती हैं। इसकी डिटेल हम लोग अल्कोहल्स का जो पार्ट देखेंगे स्ट्रक्चरल रिजोल्यूशन में, उसमें देखेंगे। और अमोनिया गैस जो होता है ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जैसे कि शुगर्स के स्ट्रक्चरल रिजोल्यूशन में हेल्पफुल होता है। अब इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट देख रहे हैं CIMS के लिए। तो इसको हम इस फिगर से समझते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सैंपल इनलेट्स की तरफ से जो सैंपल मॉलिक्यूल है वो पास करे जा रहे हैं। ये आयनाइजेशन चैम्बर है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के लिए फिलामेंट है जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करेगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के। यहाँ पे हमने रेजन गैस ले रखी है इस चैम्बर में, जो एक्सेस में ली गई है। आप लोगों को ये रेशो दे रखा है 1000 से 1000:1 का। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल सैंपल का होगा तो उसके कंपैरिजन में 1000 मॉलिक्यूल्स रेजन गैसेस होंगे। सो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले मैकेनिज्म में देखा था, सबसे पहले रेजन गैस आयनाइज होगी और उसके बाद
उसकी हेल्प से जो सैम्पल मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे। जैसे हम प्रोटॉन ट्रांसफर का केस देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर जो अलग अलग आयंस फॉर्म होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उनको कितनी एनर्जी उनके पास बची रह जाती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, तो उस एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। और फिर जो भी आयंस फॉर्म होंगे वो एनालाइजर में मूव करेंगे और डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, और जिनकी पीक हमें जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बता देगा। अब हम लोग CIMS के एडवांटेज देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोमिनेंट पीक यानी कि हाई अबंडेंस पीक जो होती है वो M+H+ की पीक होती है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें मास स्पेक्ट्रम में पीक मिलती है ये M+1 की मिलती है। और ऑब्वियसली +1 यहाँ पे प्रोटॉन का होता है, तो अगर हम 1 माइनस कर लेंगे तो हमें यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है यानी मॉलिक्यूल का जो वेट है वो हमें सीधे सीधे मिल जाता है। फिर इसका जो हार्डवेयर होता है इस इंस्ट्रूमेंटेशन का, ये सिंपल होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि रिएजेंट गैस की हेल्प से दूसरी तरीके से भी आयनाइजेशन हो सकता है। जैसे कि अगर हम मिथेनॉल लेते हैं तो मिथेनॉल में H+ लूज करके CH3O नेगेटिव आयन बनेगा जो सैंपल मॉलिक्यूल से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और इस तरीके से M-H नेगेटिव जो पेरेंट आयन पीक है ये हमें मिल सकती है। तो हम देख रहे हैं कि जनरली हमें M+H+ की पीक मिलती है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे मिथेनॉल के केस में हमें M-H नेगेटिव की पीक भी मिल सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज CIMS का है, हमने अभी देखा था कि यहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन का जो एक्सटेंट है इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय चूजिंग पर्टिकुलर रिएजेंट गैस। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। जो सैंपल होता है CIMS में वो हमें वोलेटाइल चाहिए होता है, जैसे कि EIMS में चाहिए था। तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो वोलेटाइल नहीं होते, तो उनको हम इस मेथड से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए डिसॉर्प्शन कराना पड़ता है, डिसॉर्प्शन मेथड्स को यूज करना पड़ता है फॉर आयनाइजेशन। तो अब हम लोग इसमें जो डिसॉर्प्शन मेथड्स हैं इनको देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 डिसॉर्प्शन मेथड्स हैं, सिम्स, फैब एंड माल्टी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट और CI मेथड जो होता है इसमें हमें जो सैंपल चाहिए होता है वोलेटाइल चाहिए होता है या गैसेस स्टेट में चाहिए होता है, और जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स लोअर मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर जो हमारा सैंपल है वो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का है तो हो सकता है कि वो नॉन वोलेटाइल हो, और तब हमें यहाँ पर ये जो 3 डिसॉर्प्शन मेथड्स हैं इनमें से किसी एक का हमें यूज करना होता है। इसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं सिम्स, सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उसके बाद फैब, फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट, उसके बाद माल्टी की फुल फॉर्म है यहाँ पे मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन। तो अब हम लोग यहाँ पर जो 3 डिसॉर्प्शन मेथड हैं उसको थोड़ा डिटेल में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा सैंपल होता है उसको हम एसएस नहीं लेते हैं, उसको हम डिसॉल्व करते हैं या फिर डिस्पर्स करते हैं किसी मैट्रिक्स में। जो मैट्रिक्स सिस्टम होता है इसको हम प्लेस करते हैं इन अ पाथ ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ आयंस जब हम सिम्स मेथड को यूज करते हैं, या फिर हम न्यूट्रल एटम्स के पाथ में इनको रखते हैं मैट्रिक्स को। जब हम न्यूट्रल एटम्स के पाथ में रखते हैं तो फैब बोलते हैं, और जब हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस का हम यूज करते हैं यहाँ पर तो हम टेक्निक को माल्टी बोलते हैं। से अगर हम लोग आर्गन प्लस सीजियम प्लस आयंस को यूज कर रहे हैं तो ये बेसिकली हम आयंस यूज कर रहे हैं, इसकी हेल्प से डिसॉर्प्शन होगा तो मेथड हो जाएगा सिम्स। अगर हम न्यूट्रल एटम जैसे कि आर्गन जिनॉन के एटम्स को बम्बार्ड करा रहे हैं तो ये फैब मेथड हो जाएगा। इसके बाद माल्टी में हम लोग नाइट्रोजन लेजर या IR लेजर का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अलग अलग स्पीशीज जैसे कि आयंस, एटम्स या फोटोन्स, उसको जब हम बम्बार्ड करा रहे हैं तो मैट्रिक्स में जो सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाएंगे और सरफेस से डिसॉल्व हो जाएंगे, ये सरफेस को छोड़ देंगे, और बाय द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटिंग प्लेट्स एंड रिफ्लेक्टर प्लेट्स इन आयंस को मूव कराया जाता है मास एनालाइजर में।
जो ये मेथड्स हैं इसमें बेसिकली ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल हम बॉम्बार्ड कराते हैं, इससे जो सैंपल मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है, मैट्रिक्स में डिस्पर्स हो रखा है, वो सॉलिड स्टेट को छोड़ करके पहले तो वेपर फेस में आ जाएगा यानी डिसॉर्प्शन होगा, और दूसरा क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। तो जो डिसॉर्प्शन मेथड्स होते हैं इनमें दोनों स्टेप्स डिसॉर्प्शन और आयनाइजेशन एक साथ होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि जो फैब मेथड होता है, फास्ट एटम बोmbardment जो होता है, इसमें न्यूट्रल एटम्स का यूज करा जाता है आयनाइज कराने के लिए, और यहाँ पे बोथ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस जो फॉर्म होंगे उनको डिटेक्ट करा जाता है। जो मॉलिक्यूलर आयंस सिम्स और फैब में प्रोड्यूस होते हैं वो पॉसिबल है M+H यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके, जो कटायन या अनायन जो बनेगा उनका यहाँ पे डिटेक्शन होगा। फैब में अगर हम अल्कली मेटल्स का यूज करते हैं तो जो आयंस फॉर्म हो गए यहाँ पे, ये M+Na पॉजिटिव होगा और M+K पॉजिटिव होगा। जो मैट्रिक्स जिसमें हम सैंपल को डिस्पर्स कर देते हैं, उस मैट्रिक्स की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम देख रहे हैं। मैट्रिक्स नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हाई एनर्जी का पार्टिकल मैट्रिक्स से टकराए तो मैट्रिक्स वोलेटाइल हो जाएगा और मैट्रिक्स चला जाए सैंपल छोड़ के, मतलब वो सिस्टम छोड़ के, सॉरी। इनर्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सैंपल मॉलिक्यूल जो है या जो आयंस बन रहे हैं उनके साथ मैट्रिक्स रिएक्ट कर जाए। और इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का होना चाहिए ताकि जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं मतलब बेसिकली आयंस के फॉर्मेशन में हेल्प करे। अब डिपेंडिंग अपॉन कि मैट्रिक्स का जो कंपाउंड है वो किस तरीके का है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे यहाँ पे। अगर मैट्रिक्स का कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है तो वो H+ लूज करेगा मॉलिक्यूल्स में और M+H+ आयंस बनेंगे यहाँ पे। अगर मैट्रिक्स का जो कंपाउंड है वो बेसिक नेचर का है तो वो H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा मॉलिक्यूल से, सो M-H नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन मैट्रिक्स जो है, जो कंपाउंड जिससे मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक बेसिक, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर जो ये आयंस हैं ये फॉर्म होते हैं। एक लिमिटेशन भी है यहाँ पर कि जो एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है जब हम एटम्स को, आयंस को या लेजर को बोmbard कराते हैं मैट्रिक्स में, तो और भी अलग अलग तरीके के आयंस बनते हैं जिनको हम बैकग्राउंड आयंस बोलते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा मास स्पेक्ट्रम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो डिसॉर्प्शन मेथड के साथ ये दिक्कत है कि यहाँ पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें सैंपल मॉलिक्यूल से बनने वाले जो डॉटर आयंस हैं या मॉलिक्यूलर आयन पीक है, उसके अलावा भी हमें कुछ आयंस की यहाँ पर पीक्स मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारा मास स्पेक्ट्रम होता है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और उसको फिर समझना थोड़ा सा कंपेरेटिव टू EI और CI मेथड से जो हमें मास स्पेक्ट्रम मिल रहा था उसके कंपैरिजन में जो यहाँ पे जो मास स्पेक्ट्रम मिलता है वो थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हो जाता है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। तो अब हम लोग इसमें फास्ट एटम बोmbardment के बारे में देख रहे हैं। तो जो फैब मेथड है ये, इसमें हम हाई प्रेशर आर्गन गैस को यूज करते हैं, और ये जो गैस होता है इसको आयनाइज करा जाता है विद द हेल्प ऑफ हॉट फिलामेंट, और इसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोकस करा जाता है सैंपल जो एक मैट्रिक्स के में डिस्पर्स होता है। तो जो आर्गन के एटम्स होते हैं ये अपनी काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसको ट्रांसफर करते हैं टू द सैंपल जो किसी मैट्रिक्स में या किसी सॉलिड में डिस्पर्स हो रखा होगा। तो हम लोग यहाँ पे फैब में इंस्ट्रूमेंटेशन देख रहे हैं, सिंपल सा इसका फिगर है। तो यहाँ पे ये आर्गन बीम का सोर्स है, और यहाँ से आर्गन के जो गैस है उसको हम बम्बार्ड करा रहे हैं सैंपल में जो कि डिस्पर्स हो रखा है एक सॉल्वेंट में, और बेसिकली ये मैट्रिक्स असिस्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हाई एनर्जी के एटम्स आएंगे जब बम्बार्ड करेंगे, तो जब वो मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो मॉलिक्यूल के पास एक्सेस ऑफ एनर्जी आ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है, यानी मैट्रिक्स का जो सब्सटेंस है वो कैसा है। अगर वो एसिडिक होगा तो वो H+ आयंस बनाएगा, और अगर वो बेसिक होगा तो यहाँ पे M में H का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी M-H नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे। तो बेसिकली जो ये मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होंगे ये विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की हेल्प से ये मास एनालाइजर की तरफ मूव हो जाएंगे। अब जो सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करे जाते हैं यहाँ पे मैंने दे रखे हैं,
ये ग्लिसरॉल यहाँ पे यूज करा जा सकता है, मोनोथायोग्लिसरॉल यहाँ पे यूज करा जाता है, कार्बोवैक्स यहाँ पे यूज करा जा सकता है। इस तरह से और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो यहाँ पर यूज करे जा सकते हैं। कंडीशंस अभी हम लोगों ने देखी कि जो ये कंपाउंड्स होने चाहिए ये नॉन वोलेटाइल होने चाहिए। जैसे अगर हम ग्लिसरॉल का केस लेके चले अगर, तो जो ग्लिसरॉल होता है ये सराउंडिंग ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे हमने देखा अभी कि जब बॉम्बार्डमेंट होगा हाई एनर्जी एटम्स का, तो जो ग्लिसरॉल होगा वो भी कुछ ना कुछ हो सकता है H+ को लूज करे। तो अगर कोई ग्लिसरॉल आयन फॉर्म हो रहा है तो वो नेबरिंग ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ग्लिसरॉल प्लस H की जो पीक होगी ग्लिसरॉल प्लस H जो आयन होगा उसको फॉर्म करेगा। ये रिएक्टेंट आयन की तरह एक्ट करेगा। और जैसे अभी हमने देखा था प्रोटॉन ट्रांसफर या हाइड्रेट H- का ट्रांसफर या आयन पेयर रिएक्शन या एडिट फॉर्मेशन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यानी H+ का एडिशन होगा मॉलिक्यूल में इस स्पीशीज से, तो ये वाला आयन बनेगा और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पीक मिलेगी हमें मास स्पेक्ट्रम में। इस तरह से M-H- जो है ये भी हो सकता है, ये हाइड्रेट ये H का एब्स्ट्रक्शन है और यहाँ पे हम एडिट फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो ये जो पीक्स हमें मिलेंगी ये हम मास स्पेक्ट्रम में हम डिटेक्ट करेंगे इनको, और इसकी हेल्प से हम जो मॉलिक्यूलर आयन है उसका हम पता लगा सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम सिम्स देख रहे हैं, सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें हम जो आयंस हैं हाई एनर्जी आयंस उसको बॉम्बार्ड कराते हैं, और इसमें जो आयंस की एनर्जी होनी चाहिए वो 300 से 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होनी चाहिए। बाकी सारा मैकेनिज्म ये बिल्कुल फैब की तरह ही होता है इसमें, बस जैसे अभी मैंने फिगर में दिखाया था, तो यहाँ पे अगर एटम की बीम आती है तो हम उसको फैब बोलेंगे, और अगर यहाँ पे आयंस निकलते हैं नोबल गैस के आयंस जैसे आर्गन प्लस के या सीजियम प्लस के अल्कली मेटल्स में, तो अगर आयंस बॉम्बार्ड कराए जाते हैं तो ये मेथड सिम्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो तीसरा डिसॉर्प्शन मेथड है मैट्रिक्स असिस्टेड डिसॉर्प्शन लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन माल्टी जो है इसको देख रहे हैं। इसमें हम बेसिकली हाई एनर्जी फोटोन्स को बॉम्बार्ड कराते हैं। लेजर जो होती है ज़्यादा एनर्जी की मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो यहाँ पे डिसॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ये जो मेथड है ये बिल्कुल सेम है जैसे कि फैब में होता है या सिम्स में होता है, बस यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हाई एनर्जी के फोटोन्स को बॉम्बार्ड कराया जाएगा, और जो सब्सटेंस होता है जो हमारा कंपाउंड है वो सॉलिड मैट्रिक्स में विद द हेल्प ऑफ मेटल सरफेस पर हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करा देते हैं इसको। बेसिकली यहाँ पर जो लेजर यूज करी जाती है वो पल्स लेजर होती है, तो ये कुछ सेकंड्स के लिए ही पास करी जाती है, और जो आयनाइजेशन होता है इसी वजह से बहुत फास्ट हो जाता है, और इसीलिए जो फास्ट एनालाइजर सिस्टम होते हैं जैसे टाइम ऑफ लाइट और जो फास्ट फैक्टर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड जो होते हैं उसमें इसको यूज करा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे डिसॉर्प्शन मेथड्स के एडवांटेज देख रहे हैं। जो अलग अलग डिसॉर्प्शन मेथड्स हैं, सबसे पहला इसमें एडवांटेज यही है कि ये जो सरफेस स्टडीज हैं या सरफेस फिनोमेना जो हैं उनको स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। डिसॉर्प्शन मेथड्स की हेल्प से हम जो सॉलिड स्टेट का रेट ऑफ रिएक्शंस है इसको हम जान सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज हम लोग इसमें देख रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल हाई मॉलिक्यूलर वेट जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, उनको हम यहाँ पर आराम से स्टडी कर सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर हम EI या CI मेथड्स का यूज कर रहे हैं, तो हमने सैंपल को गर्म करा वोलेटाइल करने के लिए, तो हो सकता है उसमें कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिसॉर्प्शन मेथड्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होंगे उनको हम डिसॉर्प्शन मेथड से ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू EI या CI मेथड से। फिर जो हमारा सैंपल होगा वो किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पे थिन फिल्म हो सकता है, मोनोलेयर हो सकता है। इन सबको हम यहाँ पर डिसॉर्प्शन मेथड जो हमने अभी 3 देखे फैब, सिम्स और माल्टी, इनमें से किसी से भी स्टडी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉस्टली टेक्निक है, कॉस्टली मेथड्स है। और दूसरा उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सैंपल प्रिपरेशन हमें पहले से करनी पड़ती है इसमें, ऐसा नहीं है कि हम सैंपल को सीधे यूज कर लें। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि सिम्स और फैब में बैकग्राउंड पीक्स मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आयंस मिलते हैं जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स मैट्रिक्स असिस्टेड सैंपल में बॉम्बार्ड कराते हैं।
तो यहाँ पे ये जो आयंस होते हैं इनकी वजह से जो स्पेक्ट्रम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू EI एंड CI मेथड। अब हम लोग इसमें ESI एंड TSI मेथड जो है इसको देखने जा रहे हैं। ESI जो होता है इसको हम इसकी फुल फॉर्म जो है ये है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन, और इस तरह से थर्मो स्प्रे आयनाइजेशन TSI बोला जाता है। ये मेथड भी यूज करा जाता है हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए, और ऐसे कंपाउंड जो कि नॉन वोलेटाइल हो उनको स्टडी करने में हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम जो हमारा सैंपल होता है उसको एक सॉल्वेंट से में ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें वो घुल जाए उसमें हम घोल करके उसका एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको हम फाइन कैपिलरी से पास करते हैं इन अ हीटेड चैम्बर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ये कैपिलरी होती है इसमें जो सॉल्यूशन होता है उसको हम हाई वोल्टेज पोटेंशियल से के थ्रू पास करते हैं, और जिसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं वो चार्ज फॉर्म होती हैं। इसको हम इस फिगर से देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है रिलेवेंट सॉल्वेंट में हमने सैंपल मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करा हुआ है और उसके बाद हम पास कर रहे हैं थ्रू अ स्प्रिंग नोजल। तो जो यहाँ पे हम ये जो नोजल सिस्टम होता है इसको हम इलेक्ट्रिक प्लेट से जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से जो सैंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कटायंस फॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ से जब हम नोजल से उसको स्प्रे करते हैं बाहर तो ऑब्वियस है कि जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगी ये चार्ज होगी, क्योंकि हम यहाँ से प्रेशर से पास करते हैं। तो ये और इस तरफ हम नेगेटिव प्लेट लगा के रखते हैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा के रखते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये आगे की तरफ मूव करेंगे। अब होता क्या है इसमें कि हम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ड्राइंग गैस जैसे कि नाइट्रोजन को पास करते हैं। तो उसका हम काउंटर फ्लो करते हैं, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उसको फ्लो करते हैं। यानी कि अगर ड्रॉपलेट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो जो नाइट्रोजन गैस है ये बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगी। उससे होगा क्या कि जब नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल इससे टकराएंगे तो वो अपने साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को हटाते चले जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हटते चले जाएंगे और ये ड्रॉपलेट का साइज छोटा होता चला जाएगा। और जब सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बिल्कुल हट जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो मॉलिक्यूलर आयंस है वो मिल जाएगा। और हो सकता है कि ये मॉलिक्यूलर आयंस क्योंकि इनके पास एक्सेस ऑफ एनर्जी भी होगी, पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा हो गया होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के रिपल्शन की वजह से ये आयंस डॉटर आयंस में ब्रेकअप हो जाए। और फिर जब ये आयंस फॉर्म हो जाता है यहाँ पर तो इनको विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटिंग प्लेट्स इनको एनालाइजर में मूव करा दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये ESI मेथड हो जाता है। अगर इन प्लेट्स को हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब भी आयनाइजेशन हो पॉसिबल हो पाता है, तब इसको हम थर्मोस्प्रे आयनाइजेशन बोलते हैं, यानी TSI मेथड हो जाता है। अब हम लोग ESI एंड TSI जो मेथड्स हैं इनका एडवांटेज देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के सैंपल्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन वोलेटाइल होते हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, ये फास्ट मेथड होता है और जो हमें रिजल्ट मिलता है यहाँ पे वो ज़्यादा प्रिसाइज मिलते हैं। फिर ये सॉफ्ट आयनाइजेशन मेथड है। फिर हम लास्ट पॉइंट इसमें देख रहे हैं कि जो सेंसिटिविटी होती है इस इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ी सी क्वांटिटी में ही हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बहुत तरह का एनालिसिस हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देख रहे हैं उसके बाद ESI एंड TSI का। तो ये जो मेथड है ये इसमें फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर कंट्रोल चाहिए होता है। तो ये मेथड उतना सिंपल नहीं है जितना बाकी इससे पहले मेथड्स जो हमने EI और CI मेथड्स देखे थे वो ज़्यादा सिंपल थे, उनको हैंडल करना ज़्यादा इजी था, इनको हैंडल करना थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल होता है। दूसरा, ज़्यादा सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ये मेथड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर जो सॉल्वेंट में हम सैंपल को मिला रहे हैं अगर वो ठीक से मिलता नहीं है तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो अनरिलायबल हो जाएंगे, मतलब सही नहीं होंगे। फिर जो यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसमें हम सॉल्वेंट रखते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट पार्ट भी होता है जिसमें जो ये सॉल्वेंट आयंस जो थे, ड्रॉपलेट जो थी ये मूव करती हैं। तो ये ड्रॉपलेट मूव करने से जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कंटैमिनेशन हो जाता है। तो बेसिकली जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे तो हमें पूरा उसमें प्रॉपर तरीके से जो कंटैमिनेशन है उसे हटाना पड़ता है। रेसिड्यू रह जाते हैं,
पिछले एक्सपेरिमेंट्स के, जिसकी वजह से मे बी हिंड्रेंस हो सकती है, जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं मे बी वो थोड़े बहुत गलत आ सकते हैं। थैंक यू।